पुर्तगाल में यूक्रेन से आए हुए लोग टीआरसी कार्ड किस तरह ले सकते हैं? क्या इनको टीआरसी कार्ड मिलेगा? क्या पॉसिबल है या नहीं? क्या पुर्तगाल की गवर्नमेंट इनको टेम्परेरी प्रोटेक्शन पे ही चलाएगी? क्या पुर्तगाल की गवर्नमेंट ये टेम्परेरी प्रोटेक्शन वाला जो टाइम है पासपोर्ट के लिए काउंट करेगी, या फिर इनको कार्ड लेना पड़ेगा? अगर कार्ड लेना पड़ेगा तो कौन सा ऐसा वे है जिसके अंदर ये जल्दी फास्टेस्ट वे के अंदर रेजिडेंस परमिट ले सकते हैं? वीडियो का टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत से लोग हैं जो इस वीडियो का वेट कर रहे होंगे, इस न्यूज़ का वेट कर रहे होंगे। तो भाई आज व्यूज आपके साथ कुछ चीज़ें डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे रिलेटेड वीडियो कंटिन्यू करने से पहले सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी आपको लीगल असिस्टेंस चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में ऑफिस का नंबर और कॉन्टैक्ट डिटेल मौजूद है, वहाँ पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अच्छा भाई, जैसे आपको पता है कि पुर्तगाल की इमिग्रेशन इस टाइम पूरी दुनिया में मशहूर है। इसी को मद्देनजर रखते हुए जब यूक्रेन और रशिया की वॉर लगी है तो बहुत सारे इंडियन, पाकिस्तानी, नेपाली, बंगाली, यानी कि एशियन कंट्री के जो स्टूडेंट्स हैं जो वहाँ पे यूक्रेन में स्टडी कर रहे थे, वो अपनी जान बचा के भागे हैं। कुछ लोग तो अपनी होम कंट्री चले गए और बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने सोचा कि यार कि अपना फ्यूचर अब क्यों हम वापस जाके फिर वही ख़राब करें, हम क्यों ना यूरोप मूव हो जाते हैं, यूरोप में जाके हम लोग सेटल हो जाते हैं। तो यूक्रेनियंस जो वहाँ से मूव करके आए थे, यानी कि जो एशियंस है जो यूक्रेन में रह रहे थे, हम उनको यूक्रेनियन ही कहेंगे, वो जो मूव करके इधर आए थे वो डिफरेंट कंट्रीज के अंदर शफल हो गए थे, मूव हो गए थे। तो इनके लिए जो टेम्परेरी प्रोटेक्शन प्रोग्राम पूरे यूरोप के अंदर लॉन्च किया था, ये यूरोपियन कमीशन ने लॉन्च किया था। ये किसी एक कंट्री का डिसीजन नहीं है, ये पूरी यूरोपियन कमीशन का डिसीजन है, पूरी शेंजन कमीशन जो है उसका डिसीजन होगा, किसी एक कंट्री का नहीं होगा। तो जो पुर्तगाल हम बात करते हैं, पुर्तगाल में जब लोग पुर्तगाल में इनको भी टेम्परेरी प्रोटेक्शन मिली थी, फिर आगे वो रिन्यू हो रही, जब एक्सपायर हो रही है तो बहुत से लोग कंफ्यूज हैं यार कि हमारा क्या बनेगा, क्या पुर्तगाल की गवर्नमेंट हमें कार्ड देगी या नहीं देगी। लेकिन ये जो टेम्परेरी प्रोटेक्शन यूक्रेन का जो मैटर है, ये यूक्रेन की एक कंट्री के हाथ में नहीं है इसका डिसीजन। इसका जो डिसीजन है वो यूरोपियन कमीशन के हैंड ओवर है। वही जो यूरोपियन कमीशन जो पूरे शेंजन को चलाती है, उनको पॉलिसीज बनाते हैं या लॉज बनाते हैं, वही डिसीजन लेंगे तो उसके बाद फिर आपका ये कोई ना कोई हल निकलेगा। अभी तक इस पे पॉजिटिव कोई भी न्यूज़ नहीं आई कि आपका क्या होगा। फिर आप यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं यार कि हम कब तक, ये टेम्परेरी प्रोटेक्शन ये काइंड ऑफ अजाइलम है कि आपको अजाइलम दिया हुआ है उन्होंने कि आप रह सकते हैं यहाँ पे, लेकिन ये नेशनैलिटी के लिए काउंट नहीं होता। तो ये जो लोग इंतजार कर रहे हैं कि शायद कुछ पुर्तगाल की गवर्नमेंट कुछ अनाउंस करेगी, तो भाई ऐसा कुछ नहीं है। पुर्तगाल गवर्नमेंट नहीं अनाउंस कर जब तक कि यूरोपियन कमीशन के अंदर कोई डिसीजन नहीं होता तब तक, क्योंकि ये पूरी शेंजन के अंदर लोग मौजूद हैं यूक्रेनियन, उन सब का सेम डिसीजन होगा कि भाई इनके लिए इनका क्या बनेगा, इनको कार्ड देंगे, क्या देंगे, या टेम्परेरी प्रोटेक्शन पे इनको कंटिन्यू करते रहेंगे। लेकिन पुर्तगाल के अंदर अकॉर्डिंग टू लॉ, मेरी एक लॉयर के साथ जो कह लें कि 5 स्टार लॉयर है यहाँ पे, उसके साथ डिस्कशन हुई थी इस बारे में कि इनका क्या हल होगा। तो लॉयर के जो था, लॉयर ने कहा था कि अकॉर्डिंग टू लॉ, अगर हम लॉ में बात करें तो जो यूक्रेनियंस आए हुए हैं जिन्होंने टैक्स पे किए हैं और जो इधर रह के ऑफिशियली काम कर रहे हैं और 12 टैक्सेस से ज़्यादा टैक्सेस ऑलरेडी पे कर चुके हैं, तो अकॉर्डिंग टू लॉ हम उनको आर्टिकल 122F आई थिंक, मैं फिर भी एक वीडियो इस पर कंफर्म नहीं है, मैं फिर भी इसके ऊपर एक कंफर्म वीडियो बनाऊंगा इसके ऊपर कि एग्जैक्ट आर्टिकल इसके बारे में क्या कहता है और कौन सा आर्टिकल है। तो आप उस आर्टिकल के तहत आप अपना रेजिडेंस परमिट ले सकते हैं। शर्त यह है कि आपके जो टैक्सेस हैं वो पुर्तगाल में रह के ऑफिशियली 1 साल से ज़्यादा के टैक्सेस आपके पास होंगे। अगर आप यूक्रेन से आए हैं तो आप अपना जो कार्ड है वो कोर्ट से ऑर्डर लेके आप अपना कार्ड, रेजिडेंस परमिट ले सकते हैं, पॉसिबल है। उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। उसके लिए मैं जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसकी एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे अगर आप इस प्रोसीजर को फॉलो करना चाहें। लेकिन ये प्रोसीजर होगा बाय कोर्ट, आपको वकील हायर करना पड़ेगा, वकील हायर करके कोर्ट में जाके आपको केस करके रेजिडेंस कार्ड लेना पड़ेगा। लेकिन शर्त 12 टैक्स से ज़्यादा आपके टैक्सेस होने चाहिए और पुर्तगाल के अंदर रह के आपने लीगली पे करने हैं। अब इसमें बात आती है कि भाई कि बहुत से मार्केट में ऐसे भी, अब मैंने आपको बताया पहले भी वीडियोस के अंदर, कि बहुत से लॉयर्स उनको नहीं पता चीज़ों का और वो आपसे सिर्फ पैसे ले रहे हैं, काम नहीं कर रहे। एक जिंदा मिसाल है, मेरी एक इंडियन फ्रेंड है, मैं कोशिश करूंगा उनको इंटरव्यू के अंदर एंगेज करूँ, उनके साथ ऐसा हो चुका है। उनके बायोमेट्रिक हो गए हुए थे, कार्ड नहीं आ रहा था, उसके लिए वो लॉयर के पास गए हैं तो लॉयर ने उनसे 500-600 यूरो ले लिया और काम कुछ भी नहीं किया, मजीद 3 महीने का वेटिंग का कह दिया। तो वो यही कहते हैं, पैसे ले लेते हैं, एक मेल कर देते हैं, भाई जाओ हम आप वेट करो। तो ऐसा नहीं होता। प्रोफेशनल लॉयर, जो अच्छा लॉयर, वो वही होता है जो टाइम टू टाइम आपको अपडेट भी करे आपके केस से रिलेटेड, आपको केस की क्या अपडेट चाह रही है, और आपका काम ऑफिशियली कॉन्ट्रैक्ट साइन करके तो आपका काम करे और आपको अपडेट करता रहे और आपको काम करवा के दे। ये नहीं कि आपसे पैसे ले लिए, ईमेल कर दी तो भाई खल्ली बल्ली अब आप वेट करते
होते। तो प्रॉब्लम ये है कि हम एक लैंग्वेज बैरियर है हमें, और हम फिर वो जो थ्रेट्स भी देते हैं लॉयर्स आगे, आगे हमने हमें ज़्यादा तंग किया, हम आपकी कंप्लेन कर देंगे, ये कर देंगे, तो ये ऑलरेडी उनके साथ हो चुका है। तो इसलिए आपने जब लॉयर चूज़ करना है तो सोच समझ के कोई अच्छा, जिसके मार्केट में कोई ऑलरेडी जो क्लाइंट है उसके रिमार्क्स देखा करें कि वो काम कैसा कर रहा है कैसा नहीं कर रहा, तो फिर जाके अपना केस दिया करें। ऐसे अपने पैसे खुदारा वेस्ट ना किया करें। पुर्तगाल के अंदर बहुत मेहनत से कमाए जाते हैं। तो जो यूक्रेन से आए हुए लोग हैं, अगर वो कार्ड लेना चाहते हैं तो उन्हें अपनी टेम्परेरी प्रोटेक्शन छोड़ के कोर्ट के जरिए कार्ड लेना पड़ेगा, और वो ले सकते हैं। और जैसे उनको कार्ड मिल जाएगा तो वो नेशनैलिटी के प्रोसेस के अंदर भी लाइन में लग जाएंगे। जो टेम्परेरी प्रोटेक्शन वाला जो आपको जो प्रोसेस मिला हुआ है, इसके अंदर आप नेशनैलिटी के लिए एलिजिबल नहीं है, ना ही आपका टाइम काउंट हो रहा है। आपका टाइम तभी काउंट होगा जब आपको रेजिडेंस परमिट दिया जाएगा। अभी आप अंडर अजाइलम कैटेगरी के अंदर हैं, तो अंडर अजाइलम आपको केस 5 साल चलता है, 10 साल चलता है। ये आपको नहीं पता कब आपके बारे में डिसीजन आएगा और आपके जो है वो राइट्स दिए जाएंगे आपको। लीगल रेजिडेंस परमिट वाले जो राइट्स होते हैं वही आपको दिए जाएंगे। खैर, अभी जो अजाइलम वाले वो भी राइट्स आपको सेम राइट्स ही हैं, लेकिन उस पर आप ट्रैवलिंग करके नहीं जा सकते, कि ये बड़ा प्रॉब्लम है। जैसे हम होम कंट्री जाते हैं, वहाँ से ट्रैवल करके वापस नहीं आ सकते, इस डॉक्यूमेंट्स को एक्सेप्ट नहीं करते। पोर्चुगीज गवर्नमेंट एक्सेप्ट करती है, लेकिन जो हमारी कंट्रीज़ की अथॉरिटीज़ हैं वो इसको एक्सेप्ट नहीं करती। तो उम्मीद करता हूँ आपकी हेल्प हुई होगी इस वीडियो से। वीडियो को शेयर भी कीजिएगा ताकि और लोगों तक भी इन्फॉर्मेशन पहुँच सके कि अगर आपको 1 साल से ज़्यादा टाइम हो गया तो आप पुर्तगाल में कोर्ट के ज़रिए आप रेजिडेंस परमिट ले सकते हैं, स्पेशली वो लोग जो यूक्रेन से मूव करके आए थे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ जी। अल्लाह हाफिज़।